नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम देख रहे हैं यह जो प्रश्न पत्र है, इसमें हमने कल 58 प्रश्न देखे थे और आज जो है 59 प्रश्न से आगे हम देखने वाले हैं। यहाँ से आगे तो आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए इसी चैनल पर संपूर्ण कहानियाँ, कुछ कविताएं, उपन्यास, नाटक, लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाए हुए हैं। उन सभी रचनाओं की जो प्लेलिस्ट है निःशुल्क आपको इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पर अंधेर नगरी नाटक पे कौन से कथन सही है, ऐसा यह प्रश्न है। तो पहला कथन है महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु है। बिल्कुल सही है। महंत जी जो है वो गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु है। अंधेर नगरी का पहला नहीं, अंधेर नगरी का जो पहला अंक है वहाँ अंक का स्थान बाजार नहीं है, वहाँ अरण्य है। दूसरा कथन है अंधेर नगरी का प्रकाशन 1981 में हुआ। बिल्कुल सही है। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर गलत कौन सा, इसका पांचवें अंक का स्थान शमशान नहीं है, छठवें अंक का स्थान है। तो यहाँ पर बी और ई जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन है। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु है। अंधेर नगरी का प्रकाशन 1981 में हुआ है। तीसरे अंक का स्थान जंगल है। अभी भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित अंधेर नगरी 1981 में प्रकाशित हुआ है। इस नाटक में कुल अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक है और उस अंक पहला अंक का स्थान है बाह्य प्रांत, दूसरा अंक का स्थान है बाजार, तीसरे अंक का स्थान है जंगल और चौथे अंक का स्थान है राज्यसभा और पांचवें अंक का स्थान है जंगल और छठवां और अंतिम अंक का स्थान है शमशान। अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर और भी भारतेंदु के कुछ अन्य नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न बहुती 1873, विषय विषमोधम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880 और नील देवी 1881, सती प्रताप 1881। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध नाटक है, यूँ कालक्रमानुसार है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। वैदिक हिंसा हिंसा न भूति, विषय विषमोधम, प्रेम मोहिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप। यह जो है भारतेंदु के नाटक है। अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। भारत दुर्दशा पर कौन सी बात है? तो यहाँ पर है भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 में हुआ। बिल्कुल सही है। जागो रे जागो भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार ने दिया है। बिल्कुल सही है। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भारत दुर्दशा नाटक में 6 अंक है। अभी भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक है? तो 6 अंक है और उन 6 अंकों के नाम है, भारत दुर्दशा नाटकों के 6 अंकों के नाम। बीथी एक योगी गीता है, गाता है, शमशान टूटे फूटे मंदिर भारत का प्रवेश होता है शमशान में दूसरे दृश्य में। तीसरी दृश्य है मैदान का और भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है तीसरे दृश्य में। चौथा दृश्य है रोग का प्रवेश और पांचवा दृश्य है किताब खाना और छठवां दृश्य है गरीब वन का मध्य भाग भारत भाग्य का प्रवेश। अगला प्रश्न है अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अंधा युग नाटक से है यह प्रश्न। तो अंधा युग नाटक में अंधा युग यह नाटक 1955 में धर्मवीर भारती ने लिखा हुआ है। यह एक गीति नाट्य है और इसमें युद्ध उत्पन्न होने के बाद जो मूल्यहीनता घटती है, अमानवीयता, विकृत कुंठा, इसका वर्णन हुआ है। और यह नाटक महाभारत के 18वें दिन के युद्ध समाप्ति तक लिखा हुआ है। यह मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, वैयक्तिक एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। इस नाटक में अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्ज्वल और निर्मल नहीं है। इस नाटक में
इलियट के बेल्टलैंड का प्रभाव है। इस नाटक के प्रमुख पात्र अभी अंधायुग नाटक के प्रमुख पात्र है अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, संजय, युवत्सु, वृद्ध याचक, गूंगा भिखारी। यह जो है अंधायुग नाटक के पात्र है। अभी अंधायुग नाटक के जो दृश्य है उस उन दृश्यों का नाम या अंकों का नाम। प्रथम अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय और तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धव सत्य और चतुर्थ अंक है गांधारी का शाप और विजय एक क्रमिक आत्महत्या, यह पांचवा स्थान है। और छठवां समापन है प्रभु की मृत्यु। और यहाँ पर अंतराल भी है, अंतराल भी एक आता है तीसरे अंक के बाद। अभी यहाँ पर प्रश्न आया है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से है यह अगला प्रश्न। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हजारी प्रसाद। अभी आज नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आचार्य द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद ललित निबंधकार है। मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उनकी भयंकर पाशविक वृत्ति के जीवन प्रतीक है। कुछ लाख वर्षों बाद है जब मनुष्य जंगली था, मनमानुष जैसा, उसे नाखूनों की जरूरत थी। समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो नहीं भूल सकता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। अभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटच, आलोक आलोक पर्व। यह जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़ते हैं पहले। हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था। ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह का नाम के लिए प्रेरणा ली थी। अगला कथन है पंडित नामनरेश त्रिपाठी दुलारे दोहावली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला था। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 55 रुपये प्रति माह पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया था। और अगला है यूनिवर्सिटी में बच्चन सिंह जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्ता, ब्रजलाल गुप्ता थे। और यहाँ पर अभी यहाँ का कोट देखते हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन है। यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है जो 1969 में प्रकाशित हुई थी। ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। ये बिल्कुल सही है। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन सिंह को 55 रुपये प्रति माह पर अध्यापक के रूप में नियुक्त किया था। यह भी बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी में बच्चन सिंह के सहकर्मियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त, ब्रजलाल गुप्त थे। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में विभक्त किया है। अभी हरिवंश राय बच्चन के यह जो 4 भाग है यह उनकी आत्मकथा प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम लगाइए। यह प्रश्न दिसंबर जो 2023 दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें पूछा था। तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेल से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। अभी हरिवंश राय बच्चन की कालक्रमानुसार आत्मकथाएं देखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। यह उनकी आत्मकथाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा द्वारा रचित यह रचना है और यह एक रेखा चित्र विधा की रचना है। स्मृति की रेखाएं यह रेखा चित्र विधा है। इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी वर्मा जी से संबंधित है। इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित है। इस पुस्तक में अर्थात से ज़्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचनाएं है श्रृंखला की कड़ियाँ, पंथ के साथी, मेरा परिवार। यह जो है रेखा चित्र विधा की रचना महादेवी वर्मा के श्रृंखला की कड़ियाँ, पंथ के साथी, मेरा परिवार।
अगला है भोलाराम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग्य की निर्मित की गई है। हमारा यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही है। और कौन कौन से कथन है यह भी देखेंगे। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है, बिल्कुल सही है। इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा है, यह नहीं है, गलत है। इसमें लाल फीत शाही की अमानवीयता का चित्रण किया है। अभी नीचे का जो कूट है इसमें क्या है, बी सी ई, यानी वहाँ का बी यहाँ का सी और इसमें जो ई जो है सही है। इसके बारे में विस्तार से यार भी नीचे देखेंगे। भोलाराम का जीव व्यंग्य कहानी है, ये एक व्यंग्यात्मक रचना है और जो हमारे यूनिट 10 में यह रखी हुई है। और यह जो इसके भोलाराम का जीव के जो लेखक है वह हैं हरिशंकर परसाई, जो व्यंग्य रचनाकार है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें पौराणिक कथा के आधार पर व्यंग्य की निर्मित की गई है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। इसमें लाल फीत शाही की अमानवीयता का चित्रण है। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक है। इसके अन्य व्यंग्य परक रचनाएं, अभी हरिशंकर परसाई की व्यंग्य परक रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, यह व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए। अभी इसका सुमिलित कीजिए में हम सुमिलित करेंगे कि यहाँ पर जो है तालव्य वर्ण कौन से है, च छ ज और झ। यह जो है तालव्य वर्ण है, च छ ज और झ। मूर्धन्य व्यंजन कौन से है, तो मूर्धन्य व्यंजन है ट ठ ड और ढ। कंठे व्यंजन है क ख ग और घ। वस्ते व्यंजन है ल स ह और न। अगला प्रश्न है यह भी सुमेलित कीजिए है। यहाँ पर है आलोचनात्मक निबंध और रचनाएं। आलोचनात्मक निबंध और रचनाएं किस किस की है यह हमें मिलाना है। मुद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, यह जो है शमशेर बहादुर सिंह का आलोचनात्मक निबंध है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, यह गजानन माधव मुक्तिबोध का आत्म समीक्षा आलोचनात्मक निबंध है। और भारतीय रंग दृष्टि खोज, यह नेमीचंद्र जैन की रचना है। कवि के बोल खरग हिरवानी, यह जो है विजय देव नारायण शाही की रचना है। यह भी सुमिलित कीजिए है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर रचनाकार और पुस्तक, रचनाएं और रचनाकार सुमिलित करने हैं। तो यहाँ पर आईएएस रिचर्ड्स की का बायोड रचना है। टीएस इलियट की द वेल्ड लैड है। अरस्तु का पेरिपोइटिकेस है। और कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है यह भी सुमिलित कीजिए है। तो इसमें है देखते हैं यहाँ पर पुस्तक और लेखकों को नई पत्र और प्रकाशन स्थान यह सुमिलित करना है। तो भारत बंधु यह जो है अलीगढ़ से प्रकाशित होता था, देश हितैषी अजमेर से और शुभ चिंतक जबलपुर से और भारतेंदु यह वृंदावन से प्रकाशित होने वाला पत्र था। मैं फिर से पढ़ता हूँ। भारत बंधु यह पत्र अलीगढ़ से निकलता था, देश हितैषी यह अजमेर से निकलता था, शुभ चिंतक नामक पत्र जो है जबलपुर से प्रकाशित होता था और भारतेंदु यह जो पत्र या पत्रिका है वह वृंदावन से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है पुस्तक और लेखक को सुमिलित करना है। यहाँ पर है भक्ति और सूरदास का काव्य। भक्ति और सूरदास का काव्य यह मैनेजर पांडे की रचना है या पुस्तक है। स्नेह को मारक, यह स्नेह को मारक इमरे बंधा की रचना है। अकथ कहानी प्रेम की, यह नामवर सिंह की रचना है। कहानी नहीं, अकथ कहानी प्रेम की, कहानी नहीं कहानी, यह नामवर सिंह की है। कहानी एक पुनर्विचार, यह मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचना है। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए। यह उपन्यास और उपन्यास में वर्णित कथास्थान या उपन्यास में वर्णित जो गांव है वो या स्थान है, स्थल है, उसको सुमिलित करना है। अभी गोदान में बेलारी गांव का चित्रण हुआ है। महिला आंचल जो है मेरीगंज गांव का चित्रण है। राग दरबारी में शिवपालगंज का चित्रण हुआ है। और मानस के हंस में चित्रकूट गांव का या स्थान का चित्रण हुआ है। यहाँ पर जो है नाटक और उसके पात्र दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है अंजू दीदी नाटक का पात्र ओमी है। चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा लीला है। और स्कंदगुप्त नाटक की पात्रा जयमाला है। और एक और द्रोणाचार्य नाटक की पात्रा जो है राजकुमार है।
अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए निबंधकार और निबंध। अभी यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र का निबंध मनोयोग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कूटज, सरदार पूर्ण सिंह की सच्ची वीरता, विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न यह भी सुमिलित कीजिए है, तो इसमें है सुमिलित कीजिए में अकाल में सारस, यह दुधनाथ सिंह की रचना है। अकाल में सारस। वन पाखी सुनो नरेश मेहता का है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है। और बची हुई पृथ्वी, यह जो है लीलाधर जगुड़ी की रचना है। अगला है रेखा चित्र के मुख्य पात्र एवं संयोगी पात्र, यानी रेखा चित्र के मुख्य पात्र और संयोगी पात्र क्या है। अभी सरजू भैया में जो है संयोगी पात्र जो है वह गंगूमाई है। मंगर में इकोलिया और रजिया जो है हसन, यानी रजिया जो है हसन रजिया का पति हसन है और देव का है कुनकुन। यह सब कुछ राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है माटी की मूर्ति, उसके अंतर्गत से है। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले के बाद में, अभी भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम पहचाना है। बहुचरण वर्मा का चित्रलेखा 1934 में प्रकाशित हुआ। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में प्रकाशित हुआ। भूले बिसरे चित्र यह 1959 में प्रकाशित हुआ है। सामर्थ्य और सीमा यह 1962 में। सबही नचावत राम गोसाई यह 1970 में प्रकाशित हुआ है। और यह जो रचना है यह भगवती चरण वर्मा की कालक्रमानुसार रचना है। चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, सबही नचावत राम गोसाई यह 1970 में प्रकाशित हुआ है। यह जो है भगवती चरण वर्मा के कालक्रमानुसार उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद में लिखा। अभी दलित आत्मकथाओं का क्रम देखते हैं। दोहरा अभिशाप 1999 में, झोपड़ी से राजभवन 2002, मेरी पत्नी और भेड़िया 2009, मुर्दहिया 2010, सिकंजे का दर्द 2011। यह जो है यह दलित आत्मकथाओं का सही कालक्रम है। दोहरा अभिशाप, झोपड़ी से राजभवन तक, मेरी पत्नी और भेड़िया, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द। यह जो है यह प्रकाशन वर्ष के अनुसार दलित आत्मकथाओं का एक सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, एक मिनट रुकिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बीन भी हूँ मैं गीत में सोए के संबंध में महादेवी वर्मा के निज कथनों का उपयोग किया है। अभी बीन भी हूँ मैं गीत में सोए के संबंध में महादेवी वर्मा ने निज कथनों का उपयोग किया है। ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं जिन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद में लिखा, यानी जो गीतों का जो क्रम है उन गीतों का या उस शीर्षकों का क्रम क्या है देखते हैं। इसमें है देखो, तुम्हारी रागिनी, कुलहीन प्रवाहिनी, अखंड सुहागिनी, सुनहली दामिनी, स्मित चांदिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर, यानी यहाँ पर भी उपन्यासों को सही क्रम में लगाना है। तो गोदान जो है 1936 में प्रकाशित हुआ। बाम भट्ट की आत्मकथा 1946 में, राग दरबारी 1968 में, तमस 1973 और जिंदगी नामा 1979 में प्रकाशित हुआ है। अगला आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद में लगाइए। आकाशदीप कहानी से है, तो आकाशदीप कहानी यह जो है जयशंकर प्रसाद की है। इसमें पहला जो अंश है वह है बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जू का काटना। दूसरा है बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध होना। चंपा और दीपक का जलना। चंपा और जया द्वारा नौका विहार करना और दीप स्तंभ का महोत्सव, यह अंतिम है। अभी अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद में। अब स्कंदगुप्त नाटक में जो संवाद आए हैं उन संवादों को क्रम में लगाना है। पहला जो संवाद है, आदिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, राष्ट्र नीति दार्शनिक और कल्पना का लोक नहीं है,
केवल संधि नियम से हम लोग बाध्य नहीं है। शरणागति रक्षा की क्षत्रिय धर्म है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान है। यह जो है स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए हुए कथन है महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले के बाद में रखिए। तो यहाँ पर जो है पहला जो रखना है तो पहला जो है हल चलाने वालों का जीवन है, दूसरा है गठेरिये का जीवन और तीसरा है मजदूर की मजदूरी और चौथा है प्रेम मजदूरी और पांचवा है मजदूरी कला। ये अभी हल चलाने वाले का जीवन पहला दृश्य पहले ये उपशीर्षक है और दूसरा है गठेरिये का जीवन, तीसरा है मजदूर की मजदूरी और चौथा है प्रेम मजदूरी और पांचवा है मजदूरी और कला। अरे यायावर रहेगा याद में निम्नलिखित अध्यायों में पहले से बाद में लगाया। अभी यायावर रहेगा याद के जो शीर्षक है उसको पहले से लेकर अंत तक रखना है। परशुराम का तुर्कम, किरणों की खोज में, देवताओं के आंचल में, मौत की घाटी में, एलुरा, यह जो क्रम है आर्य यायावर याद के उपशीर्षकों का सही क्रम है। अगला प्रश्न जो है वह है कथन है जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। अभी दूसरा कथन है ये तर्क और इसके कथन है स्थापना और तर्क की। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती है, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। तो यहाँ पर जो है दोनों कथन सत्य है, सही है। अगला प्रश्न है साकेत के वियोग वर्णन में अगला कथन देखते हैं। साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्वक पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। उसके बाद का कथन पढ़ते हैं। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। उपर्युक्त कथन के आलोचना में विकल्प सही चुनिए, यानी दोनों कथन यहाँ पर सही है या गलत है। तो यहाँ पर भी दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, सही है। अगला प्रश्न है यह भी उसी प्रकार है। इलियड की दृष्टि से इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है। उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। अगला कथन है परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है। वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही उचित है। तो यहाँ पर यह भी कथन सही है और यह भी कथन, यानी यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला कथन पढ़ते हैं। अगला कथन है हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। यह बिल्कुल सही है। कथन क्या कहता है अगला, सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे। यह गलत है। और यानी यहाँ पर कथन एक सही और कथन दो गलत है। इसके बारे में पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न पढ़ते हैं। के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण के रूप में, यानी पहला कारण के रूप में ये है। तो इसके बारे में ये कथन अभिकथन पढ़ते हैं और कारण क्या है। प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण क्या है। गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इसमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, यह भी कथन का ही है। सिंदूर की होली नाटक की कथन क्या है, देखते हैं। सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति में हमें नाटक में आई परिस्थितियों तद्जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचार में डुबो देती है। बिल्कुल सही है यह। कथन क्या है अगला। सिंदूर की होली अद्भुत, गहन, गंभीर, सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रवृत्ति भूमि पर विचरते नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी दोनों कथन सही है, यानी यहाँ पर ये भी कथन सही है और ये भी। इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे, यानी ये लॉर्ड का शिव शंभू की चिट्ठी संबंधित थे। इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और लॉर्ड मिंटो के नाम से है। अगला कथन है, खतों में से एक खत गुप्त जी के शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा एक सर सैयद अमीर अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों के लिए लिखा है। तो यहाँ पर भी दोनों कथन हमारे सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। अभी यहाँ पर जो चिट्ठी लिखी हुई है उन चिट्ठों के उपशीर्षक क्या क्या है यह हम देखेंगे इस पर। जो शिव शंभू के चिट्ठी लिखी हुई है, जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं उन शिव शंभू के चिट्ठों में से शिव शंभू की चिट्ठी बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। यहाँ शिव शंभू की चिट्ठी बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। और शिव शंभू चिट्ठे के अनुक्रम या शिव शंभू चिट्ठे के जो शीर्षक है उन शीर्षकों का कालक्रम देखते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से शिव शंभू के चिट्ठे के ऊपर शीर्षक क्रम से लगाइए। तो वहाँ पर पहला है बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा है श्रीमान का स्वागत, तीसरा है वायसराय का कर्तव्य और चौथा है पीछे मत फेंकिए, पांचवा है आशा का अंत और छठवां है एक दुराशा, आठवां है विदाई समारंभ और नौवां है बंग विच्छेद, 10वां है लॉर्ड मिंटो का स्वागत और 11वां है मार्ली साहब के नाम, 12वां है आशीर्वाद और 13वां है शाइस्ते खां का खत 1 और 14वां है शाइस्ते खां का खत 2 और लास्ट है सर सैयद अहमद का खत। यानी यहाँ पर कहा जाए तो कुल कितने उपशीर्षकों में यह निबंध है, तो यहाँ पर है एक, यानी लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। अरे अभी यहाँ पर जो है निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़कर उनके अनुच्छेदों में जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर बताना है। तो हम यहाँ पर वह केवल इसको हम छोड़ ही देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अभी आर्य भाषाओं में कौन शामिल नहीं है, तो आर्य भाषाओं में जो है अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं आती है। अरबी आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अरबी जो है शामी भाषा के अंतर्गत है। अरबी भाषा कौन सी भाषा के अंतर्गत आती है, तो शामी भाषा के अंतर्गत आती है। शामी भाषा परिवार इब्रानी, अरबी। शामी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती है भाषा परिवार में, इब्रानी, अरबी और हशबी भाषाएं आती है।
जबकि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पारसी, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन, प्राकृत आदि भाषाएं आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पारसी, मराठी, पंजाबी, यूनानी, लैटिन, प्राकृत, यह भाषाएं जो है आर्य भाषा परिवार में आती है। अगला प्रश्न है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते। उपयुक्त तो प्रसंग किस उपन्यास से है? तो यह प्रसंग जो है यह देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से है। यह 1870 में प्रकाशित निबंध है और यह पंडित गौरी दत्त ने लिखा हुआ है और देवरानी जेठानी को डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, ऋतु बसंत का शुभ प्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। बाला रून की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखरे थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर जिनको सारी रात बिताती होती निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंध हुआ क्रंदन। यह उपर्युक्त पंक्तियाँ चकवा चकई के बारे में नागार्जुन के किस साहित्य जगत का है? तो यहाँ जो है इसका उत्तर होगा यह जो है कवि की प्रसिद्धि, यानी कवि की प्रसिद्धि के लिए चकवा चकवी का प्रसंग बताया हुआ है नागार्जुन ने। और इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते भी है। बसंत ऋतु का सुप्रभात था, बंद हुआ क्रंदन। उपर्युक्त पंक्ति में चकवा चकई के बारे में उपर्युक्त नागार्जुन के विचार साहित्य जगत में कवि की प्रसिद्धि कहा जाता है। उक्त पंक्ति नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा कविता से उद्गृत है, यानी बादल को घिरते देखा कविता से है। और बादल को घिरते देखा कविता जो है युगधारा काव्य संग्रह में संग्रहित है। नागार्जुन जी प्रगतिवादी कवि है और नागार्जुन के काव्य संग्रह है युगधारा 1953, सतरंगी पंखों 1959, प्यासी पतराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तुमने कहा था 1980 और पुरानी ज्योतियों का खोरस 1983। यह नागार्जुन की कविताएं हैं, याद रखिए। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट की आलोचनाओं की विशेषता में शामिल है। अभी टी.एस. इलियट की आलोचनाओं की विशेषता कौन कौन सी है? तो यहाँ पर है, देखो, कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, यह एक विशेषता है। कवि काव्य का माध्यम भर है, यह भी है। यह दोनों टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। टी.एस. इलियट ने अपनी आलोचना के संबंध में कहा है, अभी टी.एस. इलियट ने खुद की आलोचना के संबंध में कहा है, जिस काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहाँ है। इलियट द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं निम्न है। अभी इलियट की रचनाएं कौन सी है यह भी देखते हैं। तो इलियट की रचना है द सेक्रेड वुड, सेलेक्टेड एजेस एंजेंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन ड्राइडेड, एलिजाबेथेन एसेस आदि। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के पात्र है। अभी परिंदे कहानी के पात्रों में कौन कौन से आते हैं? तो परिंदे कहानी के पात्रों में जो है वह है डॉक्टर मुखर्जी है, ह्यूबर्ट है और लतिका है। शामनाथ नहीं है। शामनाथ जो है वह चिप की दावत कहानी का पात्र है। यहाँ पर नीचे कुट में ए बी डी कहीं पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर मुखर्जी भी है, ह्यूबर्ट भी है और लतिका भी है। यह परिंदे 1960 में प्रकाशित निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा की कहानियां है यह। अभी अगला प्रश्न है, तेरी बाकी आदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। उपर्युक्त गीत निम्नलिखित में किस कहानी में आया? यह जो गीत है
यह तीसरी कसम कहानी में आया हुआ गीत है। फणीश्वरात रेणु की यह कहानी है। और वह तीसरी कसम कहानी के पात्र जो है, वह तीसरी कसम कहानी के पात्रों में हीरामन, हीराबाई, धुनीराम, पलटदास, लाल मोहर, जबकि रसप्रिया अब और फणीश्वरत रेणु की अन्य कहानियाँ हैं रसप्रिया, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, सवदिया, ठेस, पहलवान की ठोकर, एक आदिम रात्रि की महक रेणु की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए यहाँ पर और उसको हम सुमिलित करेंगे। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। यह कथन जो है, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, यह जो है यह रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। यह मैथिलीशरण गुप्त से यह मैथिलीशरण गुप्त का है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रग जल का, यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम, यह महादेवी वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र है। अभी तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो है तीसरी कसम कहानी के पात्र धुनीराम है और पलटदास है। ये चुरमुइया और रमपति यह तीसरी कसम कहानी के पात्र नहीं। यह भी फणीश्वरात रेणु की लिखी कहानी है। कहानी के पात्र धुनीराम और पलटदास है। इस कहानी के अन्य पात्र यानी तीसरी कसम कहानी के अन्य पात्र है हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर और तीसरी कसम कहानी का ही दूसरा नाम या उर्फ मारे गए गुलफाम भी है। इस कहानी के लेखक फणीश्वरात रेणु है जो 1956 में प्रकाशित हुई है। रेणु जी की अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ पंचलाइट, संवदिया, रसप्रिया, ठेस, लाल पान की बेगम, रसप्रिय रमप्रियता, रसप्रिया यह कहानी महत्वपूर्ण है। अभी वंशधर निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र है, तो वंशधर जो है वह दुलाई वाली कहानी का पात्र है जो राजेंद्र बाला घोष की लिखी हुई कहानी है। दुलाई वाली कहानी के अन्य पात्र देखते हैं। जानकी देवी नवल किशोर है, सीता, लाठीवान आदि। दुलाई वाली कहानी की लेखिका है राजेंद्र बाला घोष और यह प्रथम सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 8 भाग में 5 संख्या में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र है लहना सिंह जो 1915 उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और वे प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी हुई कहानी है। उसने कहा था कहानी के पात्र है लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोदा सिंह, वजीरा सिंह। यह जो पात्र है यह उसने कहा था कहानी के पात्र है। अभी गैगरिन जो कहानी है यह कहानी आगे द्वारा लिखित है। गैगरिन कहानी पहले रोज नाम से प्रकाशित हुई थी और बाद में उसका गैगरिन नाम बना है। और फिर उस गैगरिन कहानी के पात्र में महेश और जो मालती का पति है और टीटी जो है टीटी मालती का लड़का है, मालती और महेश का, और एक लेखक है। अपना अपना भाग्य कुंवर जैनेन्द्र की कहानी है। वह दलित जीवन को चित्रित करती है और यह जैनेन्द्र इस कहानी के लेखक है और वह अपना भाग्य कहानी के पात्र एक 10 साल का लड़का है और लेखक है और लेखक के मित्र है जो 10 साल का लड़का है वो अनाथ बच्चा है, याद रखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताइए। अभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है झूठा सच उपन्यास वह 1958-60 में यानी झूठा सच का प्रथम भाग 1958 में प्रकाशित होता है और 1960 में झूठा सच का दूसरा भाग प्रकाशित होता है। आपका बंटी 1971 में प्रकाशित होता है। धरती धन्ना अपना 1972 में, मायादास की माड़ी 1988 में प्रकाशित होता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। अभी यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही क्रम यह कोणार्क 1951 में प्रकाशित होता है। मादा कैक्टस यह 1959 में, बकरी 1974 में और कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में प्रकाशित होता है।
अगला प्रश्न यहाँ पर कथन और अभिकथन दिए हुए हैं। आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी सहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्धहीनता होती है। क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की पहचान खो गई है। उपर्युक्त कथन आलोक में नीचे दी गई विकल्प चुनिए, यानी यहाँ पर जो है दोनों कथन सही है। अगला है निम्नलिखित में से कथन का, यानी यहाँ कथन दिया हुआ है और ये कथन किसका है पहचानना है। काव्य घटना अनुकूल शब्द उपस्थिति किसका कथन है, तो यह कथन जो है जगन्नाथ का कथन है। इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी वामन का कथन कौन सा है, तो वामन का कथन है काव्य शब्द यंगुनालंकार संस्कृते शब्दार्थे वर्तते। कुंतक का कथन है शब्दार्थो संयुतो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यकृते काव्य तद्वित्ताकारिकी। रुद्रट का कथन है नून शब्दार्थो काव्यम। अगला प्रश्न है पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार है। अभी पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार क्या है, देखते हैं। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। कोई पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रिया का एकमात्र कारण है। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है, तो यह कथन जो है बच्चन सिंह का है। आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में प्रकाशित नाटक मोहन राकेश का है। अगला है कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा जानेगा वही कुटिलता जिसने भो में बल देखा। यहाँ पर क्या है, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा जानेगा वह कुटिलता जिसने भो देखा। उपर्युक्त छंद में संबंधित सही है। भो की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। यह अनुराग गालों में फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। अगला प्रश्न है फिर विकल है प्राण मेरे गीत के नियार्थ है। यानी फिर विकल है प्राण मेरे के संदर्भ में फिर विकल है प्राण मेरे गीत के नित्यार्थ अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी, यानी जो फिर विकल है प्राण में जो सीमित दायरा है स्त्री का उसको तोड़कर आगे निकल जाना चाहती है, देखना चाहती है तथा स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। फिर विकल है प्राण मेरे गीत की लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा छायावादी युग की लेखिका है। इसके प्रमुख कवि अभी महादेवी वर्मा के प्रमुख कविता संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, अग्निरेखा, दीपशिखा और सप्तपर्णा। यह अगला प्रश्न है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। अभी उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वह है श्रीचंद, जो गुरु नानक के लड़के हैं श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद थे। इस संप्रदाय के लोग सतनामी धर्म को मानते हैं तथा पंच प्रकृति के अंदर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश की पूजा करते हैं। जबकि लक्ष्मीचंद्र तथा मलुकदास संत कवि थे। अभी संस्करण की पुस्तकें हैं। अभी संस्करण की पुस्तकें कौन सी है, तो देखते हैं यहाँ पर। नंगा तालाई का गांव संस्करण की पुस्तकें हैं। अच्छे दिन पाछे गए संस्करण की पुस्तक है। नंगा तलाई गांव यह 2004 संस्मरणात्मक कृति है। लेखक विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी। अब संस्मरणात्मक कृति नंगा तलाई गांव यह जो है विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना 2004 में प्रकाशित होती है।
योमकेश दरवेश की रचना है 2010 गंगा स्नान करने चलोगे 2012 अच्छे दिन अच्छे दिन पाछे गए यह 2004 की और योमेश चंद्र दरवेश की रचना है। संस्मरणात्मक कृति है। लेखक काशीनाथ सिंह। अभी काशीनाथ सिंह की संस्मरणात्मक कृतियाँ देखते हैं। इसकी कृति है घर का जोगी जोगड़ा 2006 या 2006, याद हो कि न याद हो 1992, जबकि रंजल धंजल तथा वे लड़ेंगे हजार साल रिपोर्ताज विदा की रचनाएं है। रंजल धंजल रिपोर्ताज के लेखक फणीश्वरात रेणु है। अभी रंजल धंजल यह फणीश्वरात रेणु का रिपोर्ताज है। वे लड़ेंगे हजार साल यह रिपोर्ताज शिव सागर मिश्र का है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हुई है। यानी रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास ने जो बातें कही है वह तुलसीदास द्वारा कही गई बातें सही बातें साबित हुई है। वह बातें कौन सी है? इसमें है मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, यह एक बात है। इसलिए हे राम मेरी बहुबाधा को दूर करो, तथा जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगोगे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। इसमें कुल रामचरितमानस में 7 कांड है। वह रामचरितमानस के 7 कांड कौन से है? पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या, तीसरा कांड है अरण्य कांड, और चौथा है किष्किंधा कांड, और पंचम कांड है सुंदर कांड, और छठवां कांड है लंका कांड, और रामचरितमानस का महत्वपूर्ण कांड है उत्तराकांड, और वह अंतिम 7वां कांड है। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो यहाँ पर जो है कुबेरनाथ राय यह द्विवेदी युग के नहीं है। द्विवेदी युग के निबंधकार देखते हैं हम। कुबेरनाथ राय द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है। ये कुबेरनाथ राय यह शुक्ल उत्तर युग के ललित निबंधकार है, जबकि द्विवेदी युग के निबंधकारों में माधव प्रसाद मिश्र आते हैं, गोविंद नारायण मिश्र तथा अध्यापक पूर्ण सिंह आते हैं। यह द्विवेदी युग के निबंधकार है। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र और अध्यापक पूर्ण सिंह और महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है संकलक्ष क्रम ध्वनि के भेद है। तो यहाँ पर वस्तु ध्वनि तथा अलंकार ध्वनि संलक्ष क्रम ध्वनि के भेद है। वाच्यार्थ का स्पष्ट बोध होने पर जहाँ उनके बाद व्यंग्यार्थ के प्रकट होने का क्रम रहता है, वहाँ लक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि होती है। इसे अनुक्रम ध्वनि भी कहा जाता है। अभी किसको लक्ष्य क्रम संलक्ष्य क्रम ध्वनि को अनुक्रम ध्वनि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर जो है नीलम देश की राजकन्या यह 1933 में जैनेन्द्र की कृति है। पिंजरा 1944 में प्रकाशित उपेंद्रनाथ आश्कर की कृति है। जयदोल यह 1951 में आगे की कृति है, और अग्निखोर यह 1973 फणीश्वरनाथ रेणु की कृति है। अगला है विभ्रम और यथार्थ इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक है। तो इसके लेखक जो है इसके कॉर्ड बेल लेखक है। अगला है सुमिलित कीजिए। इसमें देखो विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदन विश्व महान यह जयशंकर प्रसाद का है। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार यह सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। अगली पंक्ति है दिन 12 वर्षों में घूटे के भी सुने गए है फिरते यह मैथिली शरण गुप्त का है। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस और क्या है यह महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन कौन से है। अभी यहाँ पर द्रोणाचार्य के कथन कौन से है देखना है हमें। यहाँ पर द्रोणाचार्य के कथन है उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई यह एक है, और दूसरा कथन है राजकीय अन्न की दास्ता ने
दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा। यह एक द्रोणाचार्य के कथन है, एक और द्रोणाचार्य नाटक से। अगला प्रश्न है, विसोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो विसोबा खेचर यह नामदेव के गुरु थे, और नामदेव यह सगुण उपासक और निर्गुण उपासक दोनों तरह के पद लिखते थे। याद रखिए, विसोबा खेचर खेचरनाथ नामदेव के गुरु थे। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त संत कवि है। यह जाति के दर्जी थे। इन्होंने मराठी में अभंग नामक छंद का प्रवर्तन किया। इनके द्वारा रचित पद जो है यानी नामदेव के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जबकि दादू दयाल के गुरु वृद्ध भगवान तथा मलुक दास के गुरु पुरुषोत्तम एवं सूरदास के गुरु दादू दयाल है। यहाँ पर जो कथन दिए हुए उनके कथन के आधार पर देखते हैं जो वह सही और गलत यानी स्थापना तर्क के कथन है। पहला कथन पढ़ते हैं, ये स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव है। अभी अगला है, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना में भिन्नता में है। यानी यहाँ जो है यहाँ पर ये जो है गलत है, यानी यहाँ पर स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है, तो यह गलत है। संभव है वहाँ पर अधिकारों की समानता। और अगला है, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना से में भिन्नता है, जैविक संरचना में स्त्री और पुरुष में भिन्नता है, तो यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? तो सभा विलास यह जो है यह लल्लूलाल की रचना है। ब्रज भाषा पद्य संग्रह सभा विलास लल्लूलाल की रचना है। लल्लूलाल कृत अभी लल्लूलाल की रचना है राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में है। शेष रचनाएं अभी लल्लूलाल की अन्य रचनाएं खड़ी बोली में कौन सी है? तो वह रचना है सिंहासन 32 1801, बैताल 25 1801, शकुंतला नाटक 1810 और माधवनल कामकंदला 1801। प्रेम सागर ब्रज भाषा व्याकरण है, यह 1811 में रचित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? तो भारतेंदु की सती प्रताप यह अनुदित रचना नहीं है। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र यह जो है अनुदित रचनाएं है भारतेंदु की। यहाँ पर सती प्रताप भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है, यह मौलिक भारतेंदु की रचना यानी वह भारतेंदु ने खुद लिखी हुई रचना है। भारतेंदु की मौलिक अनुदित नाटकों की संख्या, भारतेंदु के मौलिक और अनुदित कुल सभी नाटकों की संख्या जो है 17 है। भारतेंदु के मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न बहुती 1873, विषय विषय मोदम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881। उसके बाद है अनुदित रचना यानी भारतेंदु की अनुदित रचनाएं है चंद्रावली 1868, विद्या सुंदर 1868, पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, मुद्रा राक्षस 1878, दुर्लभ बंधु 1880, कर्पूर मंजरी 1875 और सत्य हरिश्चंद्र 1875, भारत जननी 1877। यह जो है भारतेंदु की अनुदित नाटक की रचना है। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी से। शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता है। अभी शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषता क्या क्या है? तो शेखर एक जीवनी की विशेषता है, देखो, हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास, यह हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है। उसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है, यह बिल्कुल सही है। और अगला है पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सौनपूर्ण होती है, यानी यह कथन गलत है, यहाँ पर माँ के प्रति है। और अगला है शेखर एक जन्मता विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक ने अभिप्रेत किया है, यह बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर ए और बी सही कथन है। ए और डी सही है, नहीं बी और डी सही है, यह हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिलीचरण गुप्त की रचना नहीं है। तो मैथिलीचरण गुप्त की रचना यहाँ पर है कौन सी?
रचना नहीं है, देखते हैं। तो राष्ट्र भारती यह मोतीचरण गुप्त की रचना नहीं है। राष्ट्र भारती कृति लेखक कृष्ण सरल, यानी राष्ट्र भारती रचना किसकी है? तो कृष्ण सरल की है। जबकि मोतीचरण गुप्त की रचनाएं है किसान, विकट भर, केशव की कथा, रंग में भंग, जयद्रथवध, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, यह मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं हैं। मैथिलीशरण गुप्त स्वयं, यानी मैथिलीशरण गुप्त स्वयं को कौटुंबिक कवि मानते हैं और भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, यह सुमिलित कीजिए है। तो यहाँ पर जो है मालती गैगलिन कहानी की पात्र है। वजीरा सिंह यह उसने कहा था कहानी का पात्र है। बुद्धगुप्त यह आकाशदीप का पात्र है और लाल मोहर यह तीसरी कसम कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु लज्जेजु बहे बय सियोरुई जह भगा धरु यंतु का तात्पर्य है। यानी यहाँ पर कहती है कि भला हुआ यानी अच्छा हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु लज्जेजु स्वयं आहु भरा धंतु, यानी उपर्युक्त पंक्ति का तात्पर्य यह है कि बहना अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मरे जाने पर मैं खुश हूँ, यानी युद्धों में मेरी पति मारे गए, अन्य किसी दुर्घटना में या किसी झगड़े में मारे नहीं गए है, वो युद्धों में मारे गए, इसलिए मैं गर्व करती हूँ। अगला है, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। यह पहली अमीर खुसरो की है और इसका जो है इसका उत्तर है तो अरहर इसका उत्तर है। यह कवि ने अरहर के पेड़ बीज का बहुत ही मनोरम चित्रण करने अपने शब्दों के माध्यम से किया है। 11 महीनों को 11 देवर के रूप में चित्रित किया गया है। अरहर फसल वार्षिक होती है जो गर्मियों में अर्थात जेठ माह में काटी जाती है अरहर। अभी यहाँ पर भी सुमिलित कीजिए है। तो यहाँ पर सुमिलित करेंगे हम। यहाँ पर शकुन जो है, शकुन आपका बंटी उपन्यास की पात्र है। महामाया जो है, महामाया यहाँ पर अघोर भैरव के साथ है और पार्वती राम बोला की है और हलीलाल यह जो है यह सौदागर की साथ की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगे की रचनाएं हैं। अभी आगे की रचना कौन सी है यहाँ पर? तो आगे की रचना हम यह प्रश्न नहीं देखेंगे, यहाँ पर पूरी आगे की रचनाएं दी हुई है और आगे की पूरी रचनाओं का हम देखेंगे। यानी आगे का पूरा नाम क्या था? तो आगे का जन्म 1911 में होता है। आगे जो है यह तार सप्तक के संपादक थे और आगे की रचना है आंगन के पार द्वार 1961, नदी की बांक पर छाया 1981। आगे की रचनाएं हैं आगे प्रयोगवादी कवि है, इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तलम 1946, हरी घास पर शनबर 1949, बावरी आहेरी 1954, इंद्रधनुष्य रोंदे हुए 1957, अरि ओ करुण प्रभामय 1959, अपूर्वा 1965, कितनी नावों में कितनी बार 1967। यह जो है यह आगे की रचनाएं हैं। और जबकि इतने पास अपने 1980 यह काव्य संग्रह शमशेर बहादुर का है। इतने पास आपने यह 1980 में प्रकाशित शमशेर बहादुर का काव्य संग्रह है और तथा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ यह 1979 में काव्य संग्रह रघुवीर साय का है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए नेट जेआरएफ का हिंदी साहित्य से या हिंदी विषय से तो हमारे इस चैनल से जुड़िए और निःशुल्क अध्ययन कीजिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।